दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत समझौतावादी विचारक थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय, पुस्तकें और संपूर्ण राजनीतिक चिंतन के संबंध में। इसमें हम हॉब्स द्वारा वर्णित मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता सिद्धांत, हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत तथा हॉब्स के विचारों में निरंकुशतावादी और व्यक्तिवादी तत्वों के बारे में हम जानेंगे। साथ ही इसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन और स्टेटमेंट्स को भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स का जीवन परिचय, पुस्तकें और संपूर्ण राजनीतिक चिंतन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले थॉमस हॉब्स के बारे में जानने से पहले एक पृष्ठभूमि जान लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों अगर देखा जाए तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत की नवीन परंपरा को विधिवत जन्म देने और विकसित करने का श्रेय इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स को जाता है। तीन विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में समझौतावादी विचारक कहा जाता है या संविदावादी विचारक कहा जाता है, जिन्होंने ये प्रतिपादित किया है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है। उसमें इस परंपरा या समझौतावादी परंपरा को विकसित और जो है शुरू करने का श्रेय प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हॉब्स को दिया जाता है। यद्यपि सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन प्राचीन और मध्ययुगीन विचारकों के द्वारा भी किया गया था, लेकिन इसे एक सिद्धांत की तरह विशद रूप में सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय थॉमस हॉब्स को जाता है। हॉब्स ने सबसे पहले राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में निरंकुशतावाद और धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार किया। इसके साथ ही उसने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड को राजनीतिक चिंतन और दर्शन के क्षेत्र में प्रयुक्त करके उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं थॉमस हॉब्स का जो विचार है और चिंतन है, उसका दृष्टिकोण है एक व्यापक फलक लिए हुए है और उसने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में एक नई अवधारणा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौतावादी सिद्धांत दिया है। साथ ही राज्य का निरंकुशतावादी सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया। धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए उसने वैज्ञानिक आधार तैयार किया और विज्ञान के सिद्धांतों को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थॉमस हॉब्स को संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता माना जाता है। संप्रभुता के बारे में जो है सबसे पहले बोदा, हॉब्स के पहले बोदा, जीन बोदा ये कह चुका था कि संप्रभुता राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं होती है। लेकिन वो इतना अवश्य मानता था कि प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार, ये सब संप्रभुता की सीमाएं निर्धारित करती हैं। लेकिन हॉब्स ने बोदा द्वारा लगाई गई संप्रभुता के ऊपर जो भी सीमाएं थीं उन सबको समाप्त कर दिया और उसने एक तरह से देखा जाए तो संप्रभुता को प्रामाणिक रूप में सबसे पहले उसने ही यानी थॉमस हॉब्स ने स्पष्ट किया है और तत्कालीन परिस्थितियों और जो राजनीतिक उथल पुथल था उसके अंतर्गत उसने निरंकुशतावादी संप्रभुता की अवधारणा दी है, जिससे राज्य जो है सुरक्षित रह सके और उसका संचालन सही से किया जा सके। अब आइए जानते हैं थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन के एक नगर मालमेसबरी में जो है मेलमसबरी नामक स्थान में 1588 में एक पादरी परिवार में हुआ था। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन के मेलसमबरी नामक स्थान में 1588 में हुआ था और ये वो वर्ष था जब आर्मेडा का युद्ध हुआ था और ब्रिटेन में हर जगह भय का साम्राज्य था। हॉब्स का कथन है कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी मां ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे और भय को। तो ये भय का साम्राज्य जो था उसने हॉब्स को डरपोक बना दिया था। वो एक पादरी का पुत्र था और इस नाते उसे बाइबिल का गहन ज्ञान था, लेकिन उसकी आसक्ति धर्म के प्रति प्रारंभ से ही कम थी।
उसने, आप जान लीजिए कि उसकी शिक्षा दीक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। शिक्षा समाप्त करने के बाद हाफ्स ब्रिटेन के कैवेंडिश नामक परिवार में शिक्षक बन गया, जिसके साथ उसका संबंध आजन्म बना रहा और इस परिवार का उसके बौद्धिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा था। हाफ्स ने तत्कालीन ब्रिटेन में युद्ध और अशांति से भयाक्रांत होकर उसका दमन करने के लिए निरंकुश राजतंत्र के समर्थन में एक पुस्तक की रचना की, जिसकी वजह से उसे इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस में शरण लेना पड़ा और उसने एक निर्वासित जीवन जिया था। और 11 वर्षों के निर्वासित जीवन के दौरान हाफ्स ने डी सीवे ग्रंथ 1642 में, लेवायथन 1651 में इन दोनों ग्रंथों की रचना की, जिसमें उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 1642 में उसका ग्रंथ डी सीवे और 1651 में लेवायथन प्रकाशित हुआ और लेवायथन के प्रकाशन के साथ ही वो फ्रांसीसी अधिकारियों का कोपभाजन का शिकार हुआ और इस स्थिति में वो फ्रांस से भागकर इंग्लैंड पहुंचा और शीघ्र ही उसने राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के पास अपना औपचारिक अधीनता पत्र भेज दिया था। और देखिए, संरक्षण परिषद ने उसे इंग्लैंड में रहने की अनुमति दी, लेकिन उसकी सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। हाफ्स की 2 महत्वपूर्ण कृतियां हैं, डी सीवे और लेवायथन। इसके प्रकाशन से फ्रांसीसी सामंतगण हाफ्स के विरुद्ध हो गए, जिससे उसे पुनः इंग्लैंड वापस आना पड़ा। 1640 में इंग्लैंड में क्रामवेल के शासन की समाप्ति हुई और ब्रिटेन की राजगद्दी पर चार्ल्स द्वितीय बैठा। चार्ल्स द्वितीय हाफ्स का शिष्य था और आप जान लीजिए, हाफ्स जो है उसे सौभाग्य से चार्ल्स द्वितीय आसीन हुआ, जो पेरिस में उसका शिष्य रह चुका था। अब हाफ्स के जीवन पर मंडराने वाला संकट जो है कम हो गया और चार्ल्स द्वितीय ने उसके लिए 200 पाउंड वार्षिक की पेंशन बांध दी थी और अंतिम समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए 1679 में 91 वर्ष की आयु प्राप्त कर वो इस संसार से चल बसा। यानी हाफ्स की मृत्यु 1679 में 91 वर्ष की आयु में हुई थी। और ये सारी घटनाएं इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाफ्स का जो समय है वो इंग्लैंड के इतिहास में बहुत ही उथल पुथल और आवेशपूर्ण समय रहा है। उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था और 1646 में चार्ल्स प्रथम का सिर काटकर राजतंत्र को विनष्ट करने और राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया था। लेकिन ये सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने हुई और इसका उसके विचारधारा पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था। इन घटनाओं ने और जन्मजात डरपोक स्वभाव ने उसके मस्तिष्क में अराजकता के प्रति घृणा उत्पन्न की और हाफ्स ने इस बात पर जोर दिया कि सभ्य और प्रगतिशील जीवन की पहली शर्त एक दृढ़ और शक्तिशाली सरकार है, जिसके प्रति प्रजाजन या जो नागरिक हैं उनके पूर्ण समर्थन की भावना रखते हों। और हाफ्स ने अपने सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लेवायथन में इसी का प्रतिपादन किया है। अब आइए हाफ्स की प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। डी सीवे, इसका प्रकाशन 1642 में हुआ। एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1650 में इसका प्रकाशन हुआ था। लेवायथन 1651 में। इसके अलावा डी कार्पोरे 1655 में और डी होमिने ये 1659 में उसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। हाफ्स का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ ए डायलॉग ऑन द सिविल वार्स यानी गृह युद्ध पर वार्ता भी रही है। लेकिन अगर जो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हाफ्स की कृति लेवायथन को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। अब आइए जानते हैं हाफ्स के चिंतन पर किसका प्रभाव पड़ा है। हाफ्स के चिंतन पर किन परिस्थितियों का या किन कारकों का प्रभाव पड़ा है, इसको जानना जरूरी है। तो हाफ्स के चिंतन पर मुख्य रूप से 2 परिस्थितियों ने गहरा प्रभाव डाला है। एक तो नए वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव और दूसरा इंग्लैंड की अस्थिर राजनीतिक दशा यानी इंग्लैंड की अस्थिरतापूर्ण राजनीतिक स्थिति।
दोस्तों, हाब्स गैलीलियो के गति के नियम से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसे अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया था। इंग्लैंड की अस्थिर राजनीतिक दशा में तत्कालीन इंग्लैंड में जो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन और विरोधी विचारधाराओं में बहुत अधिक संघर्ष था, इसके कारण अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण था और इन सभी चीज़ों का प्रभाव जो है ये हाब्स के चिंतन पर पड़ा है। हाब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक भौतिकवाद कही जाती है। हाब्स की जो अध्ययन पद्धति है उसको साइंटिफिक मटेरियलिज्म कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके विचारों में अस्पष्टता और उसके विचारों में जो वैज्ञानिक प्रभाव है वो इसी उसके अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति के कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत आती है, जिसमें उसके विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना और साथ ही साथ अगर जो देखा जाए तो वैज्ञानिक पद्धति से उसके विचारों में अस्पष्टता आई और साथ ही साथ उसमें क्रमबद्धता भी आई थी। देखिए, हाब्स ने विशुद्ध वैज्ञानिक भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया जो तार्किक और बुद्धिवादी था। इसमें भावनाओं का बहुत अधिक महत्व या स्थान नहीं था हाब्स के चिंतन में, क्योंकि उसने अपने वैज्ञानिक और भौतिकवादी दृष्टिकोण से तार्किक और बुद्धिवादी बातों की विवेचना की थी। हाब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक इसलिए थी क्योंकि उसने व्यवस्थित और क्रमबद्ध आधार पर सबसे पहले मानव स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर का विश्लेषण किया। उसके बाद वो प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अवस्था और अंत में सामाजिक समझौते द्वारा राज्य का निर्माण करता है। हाब्स ने अपने चिंतन में प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य तथा राज्य की व्याख्या भौतिक सिद्धांतों के आधार पर की है। वो अलौकिक जगत के बजाय लौकिक था और भौतिक जगत की व्याख्या करता है, इस कारण उसकी पद्धति भौतिकवादी है। हालांकि उस समय राज्य और चर्च के बीच में भी मतभेद था। वो एक पादरी का पुत्र था, उसे ईसाईयत के सिद्धांतों में विश्वास था और ईश्वर की सत्ता और अलौकिक सत्ता की बात भी होती थी। लेकिन हाब्स धर्म के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो धर्मनिरपेक्षतापूर्ण है। उसकी अध्ययन पद्धति भौतिकवादी है। हाब्स के पहले मध्ययुगीन चिंतकों ने धार्मिक ग्रंथों पर आधारित प्रमाणवादी पद्धति और बोधा आदि लेखकों ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया था, लेकिन हाब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक भौतिकवादी पद्धति कहलाती है। उसने तार्किक और बुद्धिवादी दृष्टिकोण से व्याख्या की है। अब आइए जानते हैं हाब्स के चिंतन में मानव स्वभाव के बारे में, यानी हाब्स अपने चिंतन में मानव स्वभाव का चित्रण किस प्रकार से करता है। हाब्स अपने राज्य संबंधी सिद्धांत की शुरुआत मानव स्वभाव के विश्लेषण से करता है और वो कहता है कि मानव की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, हाब्स के मानव स्वभाव का स्वरूप ये है कि मानव पूर्णतः आत्म केंद्रित यानी स्व केंद्रित और अकेला होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना संसार, आनंद, सत्य आदि वस्तुएं होती हैं। मानव स्वयं को किसी नैतिक या राजनीतिक व्यवस्था से बंधा हुआ अनुभव नहीं करता। मानव स्वभाव से असामाजिक, अविवेकशील और भावना प्रधान प्राणी है और मानव स्वभाव की प्रवृत्ति में दो मूल बातें होती हैं। यह उन वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जिनकी वो कामना करता है और उन चीज़ों से बचता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मनुष्य के लिए सुरक्षा सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए उसकी कामनाओं का प्रमुख लक्ष्य सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी आत्मरक्षण है। वो अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा चाहता है। मानव के सारे कार्य स्वार्थ भावना यानी अपने हित की भावना से प्रेरित होते हैं। सभी मनुष्य अपनी शक्तियों में समान हैं और सभी एक समान लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि विनाशक प्रतिद्वंदिता के कारण उसमें परस्पर अविश्वास और शत्रुता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो हाब्स क्या कहता है? हाब्स कहता है जो है कि मनुष्य जो है ये मानव एक स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी है जो हमेशा अपने हित की कामना में लगा रहता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो लड़ाई झगड़ा करता है।
उसका मुख्य उद्देश्य अपने यश यानी कीर्ति को बढ़ाना होता है और उसमें शक्ति वृद्धि की लालसा हमेशा बनी रहती है। और ये ही लालसा, जो शक्ति बढ़ाने की लालसा है, वो मनुष्य को हमेशा क्रियाशील रखती है और ये भावना इतनी तेज होती है कि इसकी वजह से वो बराबर बेचैन रहता है। और मनुष्य की ये लालसा या लालच तभी समाप्त होता है जब उसकी मृत्यु होती है। तो इस तरह से हाब्स कहता है कि मनुष्य आत्मकेंद्रित, स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी है और उसके अंदर निस्वार्थता और परमार्थ यानी दूसरे की सेवा करने का गुण नहीं है। दया की भावना देखने में निस्वार्थ जान पड़ती है, परंतु हाब्स कहता है कि व्यक्ति में केवल स्वार्थ होता है, वो आत्म केंद्रित प्राणी है, वो घोर असामाजिक होता है और केवल अपने हित या अपने लाभ से ही मतलब रखता है। और वो कहता है कि मनुष्यों में लगातार संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष का कारण तीन कारण है: प्रतिद्वंदिता, धन और यश। तो तीन कारण होते हैं। कौन कौन से? प्रतिस्पर्धा यानी प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, और इसके अलावा धन और यश कमाने की भावना जो है, इसके लिए वो हमेशा भय में रहता है और इसकी रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए वो निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। हाब्स कहता है मनुष्य का मूल स्वभाव स्वार्थी और युद्ध प्रिय है, यानी वो स्वार्थी होता है और हमेशा युद्ध में लगा रहता है। इसी कारण मनुष्य का जो जीवन है वो क्षणभंगुर और पाशविक होता है, क्योंकि उसने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण लगातार संघर्ष और युद्ध का अवस्था माना है। अब मानव स्वभाव के चित्रण के बाद वो प्राकृतिक अवस्था की बात करता है कि प्राकृतिक अवस्था कैसी होती है, जो है प्राकृतिक अवस्था। तो हाब्स ने राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक अवस्था कहा है और मानवीय स्वभाव का चित्रण करने के बाद वो ये बताता है कि ऐसी प्रकृति वाले या ऐसे स्वभाव वाले मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था में क्या दशा होती है। तो वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर अध्ययन करने के कारण वो तार्किक दृष्टिकोण से इस बात पर आगे बढ़ता है कि प्राकृतिक अवस्था वैसी ही है जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है, यानी प्राकृतिक अवस्था में पूर्णतया स्वार्थी और समान शक्ति वाले मनुष्यों की नियंत्रण सत्ता के अभाव में जो है व्यक्ति क्या होता है, तो व्यक्ति जो है ऐसी अवस्था में एक दूसरे से युद्ध की अवस्था होती है। और वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था बहुत भयावह होती है, जिसके मूल में स्वार्थी और युद्धप्रिय मानव का स्वभाव है और इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से युद्ध करता है और एक दूसरे के खून का प्यासा रहता है। इसलिए इस अवस्था में न तो किसी नए आविष्कार की कल्पना की जा सकती थी और न उद्योग धंधे के विकास की और न ही सभ्यता और संस्कृति के विकास की। वो कहता है कि मनुष्य का जीवन एकाकी, दीनहीन, अपवित्र, पाशविक और क्षीण होता है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीनहीन, पाशविक यानी लगातार एक दूसरे का खून का प्यासा होता है और क्षणिक होती है। कब किस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए इस संघर्ष में ये कहा नहीं जा सकता है। तो हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है उसका चित्रण वो मानव स्वभाव या मानव प्रकृति के आधार पर करता है। प्राकृतिक अवस्था की वो कुछ विशेषताएं बताता है कि हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कोई नैतिकता नहीं थी, इसमें सही और गलत को निर्धारित करने वाली व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण क्या सही है और क्या गलत उसके बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता था। इसमें न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था, क्योंकि इसमें कोई विधिवत कानून नहीं था। इसमें निजी संपत्ति का अभाव था और इस अवस्था में शक्तिशाली व्यक्ति का वर्चस्व होता था। जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा उसका ही शासन चलेगा, यानी माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी चरितार्थ होती थी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, असहाय, कुत्सित, पाशविक और क्षणिक था और प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए अभिशप्त था। तो आप देख सकते हैं कि हाब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है इसको किसी ऐतिहासिक आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता है,
प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की ये दशा हाब्स के अध्ययन पद्धति के कारण था। जब वो मानव स्वभाव का चित्रण करता है तो उसी के आधार पर राज्य बनने से पूर्व प्राकृतिक अवस्था की बात करता है और वो कहता है कि जो गृह युद्ध हुआ था इंग्लैंड में, उस समय कोई संप्रभु शासक नहीं था और उस समय भी ऐसी ही दशा हुई थी। और जब आप देखिए कि किसी भी राज्य पर जब कोई उच्च सत्ता नहीं होती है, कोई कानून नहीं होता है, तो वो सभी लोग एक प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं, उसमें परस्पर युद्ध होता है और मनुष्यों को एक साथ रहने से सुख नहीं बल्कि दुख और कष्ट मिलता है। इसलिए वे एक दूसरे के साथ तभी रह सकते हैं जबकि उन्हें शक्ति या सत्ता के आधार पर ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए। तो ऐसे तो देखा जाए कि मानव स्वभाव जो था उसी के आधार पर प्राकृतिक अवस्था की दशा थी और उस मानव स्वभाव वाले व्यक्ति एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते थे उसका वर्णन उसने प्राकृतिक अवस्था में किया है। अब आइए जानते हैं प्राकृतिक कानून के बारे में, यानी नेचुरल लॉज के बारे में। हाब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के लिए प्राकृतिक कानून क्या थे उनका वर्णन करता है। वो कहता है कि इन प्राकृतिक कानूनों का पालन करके व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग कर सकता है। प्राकृतिक अवस्था में सभी को समान अधिकार प्राप्त थे और कौन से? समान प्राकृतिक अधिकार, जिससे जीवन असुरक्षित हो गया था और जीवन की सुरक्षा के लिए लोगों ने विवेक द्वारा कुछ नियम बना लिए थे जो एक तरह से कानून थे। इन नियमों का पालन करके मनुष्य अराजक पूर्ण प्राकृतिक अवस्था में सुखपूर्वक रह सकते थे। लेकिन एक समस्या थी, इन कानूनों का पालन करवाने वाली किसी बाध्यकारी संप्रभु शक्ति का अभाव था। इसलिए इन कानूनों का पालन मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता था और हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था में प्रचलित 19 प्राकृतिक कानूनों का वर्णन किया है, जिसमें 3 कानून बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक तो था कि प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, सभी व्यक्ति शांति स्थापना और व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से अपने सभी अधिकारों का परित्याग करने के लिए तैयार रहें, बशर्ते अन्य व्यक्ति भी ऐसा करने के लिए सहमत रहें। और तीसरा है, सभी व्यक्तियों को अपने वचन का पालन करना चाहिए। तो हाब्स के प्राकृतिक कानूनों का सार तत्व ये है कि दूसरों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने लिए तुम उनसे चाहते हो। तो हाब्स का जो प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून का जो सिद्धांत है वो बहुत ही स्पष्ट है। तो आप जान लीजिए कि व्यक्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति शांति स्थापित करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए। पहला तो जो शांति स्थापित करने का प्रयास है वो, दूसरा आत्मरक्षा के अधिकार प्राप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करना चाहिए। और तीसरा ये है कि व्यक्ति द्वारा उन समझौतों या उन वचनों का पालन किया जाना चाहिए जो स्वयं उसने तैयार किए हैं। तभी ये प्राकृतिक जो है अधिकार और प्राकृतिक कानूनों की सार्थकता हो सकती है। तो आप देखिए कि कानून केवल जो है अलंकारिक भाषा में ही ये कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हाब्स ने इसका वर्णन किया है कि कानून उच्च सत्ता द्वारा दिया गया आदेश है, ये हम जानते हैं, इसके पीछे बाध्यकारी शक्ति का बल होता है। लेकिन हाब्स के प्राकृतिक अवस्था में जो नियम कानून हैं वो केवल विवेकपूर्ण परामर्श या सलाह मात्र है, जिसको मानना किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है। और ये केवल वो शर्तें मात्र हैं जो आत्मरक्षा के लिए जरूरी हैं, लेकिन जिनका पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए जो है प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों की बात काफ़ी हद तक स्पष्ट नहीं हो सकती है। अब आगे जो है आइए जानते हैं हाब्स द्वारा राज्य की उत्पत्ति का आधार या सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में, यानी अनुबंध, संविदा या समझौता तथा राज्य की उत्पत्ति किस तरह से होती है। हाब्स राज्य को न तो ईश्वर द्वारा उत्पन्न मानता है, न ही प्राकृतिक विकास का परिणाम मानता है, बल्कि वो इसे मानव द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित एक ऐसा साधन मानता है जिसकी उत्पत्ति कुछ निश्चित आवश्यकताओं के लिए हुई है। इसलिए हाब्स के अनुसार राज्य साध्य की ओर ले जाने वाला एक साधन मात्र है। तो हाब्स के अनुसार या समझौतावादी विचारक जितने हैं उनका मानना है
कि राज्य मानव निर्मित संस्था है और वो राज्य साध्य के लिए एक साधन है, न कि स्वयं में एक साध्य। और यहाँ पर साध्य है व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा, जो प्राकृतिक अवस्था में संभव नहीं थी। इसलिए हाब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानूनों के विद्यमान होने के बावजूद कुछ कठिनाइयाँ थी जिन्होंने राज्य की आवश्यकता को जन्म दिया। तो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम थे, लेकिन कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं थी। इसलिए व्यक्ति के द्वारा जो नियम बनाए गए थे वो उन नियमों का पालन नहीं करते थे। जब तक उनका पालन नहीं किया जाएगा तब तक शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती थी। इसलिए हाब्स के अनुसार एक राज्य की स्थापना या राज्य की स्थापना के लिए एक समझौता किया जाता है, और जो समझौता होता है उसी से राज्य की उत्पत्ति होती है। तो राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या हैं, उनका भी विस्तार से वर्णन हाब्स ने किया है। राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या हैं? तो प्राकृतिक अवस्था में एक तो अशांति थी, हर तरफ हिंसा, घृणा, युद्ध और असुरक्षा की भावना थी। इसके कारण एक संप्रभु सत्ता की आवश्यकता को बल मिला जिससे सुरक्षा की स्थापना हो सके। ये राज्य की उत्पत्ति का पहला प्रमुख कारण था। दूसरा, जो प्राकृतिक कानून थे या नेचुरल लॉज थे, उनकी व्याख्या करने वाली सर्वोच्च सत्ता का अभाव था, जिससे शक्तिशाली लोगों द्वारा मनमाने ढंग से इसकी व्याख्या की जाती थी और उसका उद्देश्य केवल उनका स्वार्थ पूरा करना होता था। तीसरा कारण प्राकृतिक कानूनों का पालन कराने वाली संप्रभु शक्ति का अभाव था। और चौथा, प्राकृतिक कानूनों का निरंतर पालन कराने के लिए और लोगों को उनका उल्लंघन करने पर दंडित करने के लिए भी एक संप्रभु शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए राज्य की उत्पत्ति होती है। तो राज्य की उत्पत्ति जो है, हाब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर की गई है। और हाब्स ने इसका सूत्र दिया है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार इस व्यक्ति या इस व्यक्ति समूह को इस शर्त पर देता हूँ और उनकी सत्ता इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि तू भी इस प्रकार अपने सब अधिकार इसे दे डालो और उसके सभी कार्यों को स्वीकार करो। तो सामाजिक समझौता, तो देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान अराजकतापूर्ण स्थिति से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया था और इसी समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई है। हाब्स के ग्रंथ लेवायथन के अनुसार समझौते में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से ये शपथ लेता है कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को ये अधिकार देता हूँ और अपने आप शासन करने के अपने अधिकार को छोड़ता हूँ, इस शर्त पर कि तुम भी इसी प्रकार अपने ऊपर शासन करने के अधिकारों को उस व्यक्ति को दोगे और उसकी आज्ञा का पालन करोगे। तो इस तरह से जो सामाजिक समझौता होता है वो पूरा होता है। तो ये वो सिद्धांत है जिसमें ये कहा जाता है कि राज्य का जन्म जनता के आपसी समझौते द्वारा हुआ है। और हाब्स का ये जो सिद्धांत है, सामाजिक संविदा सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के पहले की व्याख्याओं से बहुत अलग है, क्योंकि इसके अनुसार राज्य का जन्म सामाजिक समझौते द्वारा हुआ है, शासकीय समझौते के द्वारा नहीं। और हाब्स के पूर्व के कुछ संविदा लेखकों द्वारा जिस शासकीय समझौते का प्रतिपादन किया गया था, उनका उद्देश्य इन सिद्धांतों के आधार पर शासक की शक्ति को मर्यादित करना था और जनता द्वारा भ्रष्ट शासकों के हटाने के अधिकार का समर्थन करना था। लेकिन हाब्स का सामाजिक समझौता जनता के द्वारा किया गया है। शासक समझौते का जो है, समझौते का पक्ष होने के स्थान पर उस समझौते के बाहर है और ऊपर है। और हाब्स द्वारा संप्रभुता का या समझौते का ये स्वरूप निरंकुश शासन का समर्थन करने के लिए किया गया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति राजा की या राजाज्ञा का पालन करे। तो आइए अब जानते हैं हाब्स के समझौता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। हाब्स के समझौते में शासक शामिल नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तियों द्वारा आपसी समझौता किया जाता है, शासक इससे बाहर है। हाब्स द्वारा जो सामाजिक समझौता है, शासक और शासित के मध्य संपन्न नहीं होता है, बल्कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बीच होता है, जो राज्य के समक्ष अपने सभी अधिकार त्यागने की बात करते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि समझौता एक ही साथ सामाजिक और राजनीतिक दोनों है।
तो ये जो समझौता होता है इसमें मनुष्य अपने व्यक्तिगत अधिकारों को त्याग कर सामाजिक समझौते के बंधन को स्वीकार करता है, जिससे समाज की उत्पत्ति होती है और समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है। तीसरी विशेषता ये है कि शासक जो होता है समझौते का भागीदार न होकर समझौते का परिणाम है, यानी हाब्स का जो सामाजिक संविदा है वो व्यक्तियों के मध्य होता है, इसमें संप्रभु या शासक शामिल नहीं है। चौथी विशेषता ये है कि हाब्स के समझौते के द्वारा जो शासक होता है वो निरंकुश है, क्योंकि वह समझौते में भागीदार नहीं है। उसकी शक्ति और अधिकार निरंकुश प्रवृत्ति के हैं। उसकी सत्ता पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, जिससे वो अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए स्वतंत्र होता है। पांचवी विशेषता है हाब्स के समझौते की प्रजाजन को शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने अपनी स्वतंत्रता और समस्त अधिकार संप्रभु को दे दिए थे। संप्रभु समझौते में शामिल नहीं है। संप्रभु के स्वेच्छाचारिता से समझौते की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं होता है। इसलिए जो प्रजाजन हैं या सब्जेक्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट हैं, उनको संप्रभु के विरुद्ध न तो विरोध करने का अधिकार है न ही समझौते से अलग होने का ही अधिकार है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विशेषता है हाब्स के समझौता सिद्धांत की कि यदि शासक या संप्रभु सुरक्षा प्रदान नहीं करता है तो जो है लोग उसका प्रतिरोध कर सकते हैं। समझौते का उद्देश्य जो है बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति की रक्षा करना है। ये समझौते का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसका पालन करना संप्रभु के लिए अनिवार्य है, लेकिन ऐसा न कर पाने की स्थिति में प्रजा संप्रभु की आज्ञा की अवहेलना कर सकती है। और सातवां, लोगों के जीवन की रक्षा का प्राकृतिक अधिकार समझौते के बाद भी सुरक्षित रहता है। यदि शासक किसी व्यक्ति को मारने, उसे घायल करने या अपने प्राण लेने के लिए आदेश देता है तो व्यक्ति इसके करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि लोगों ने ये समझौता ही जीवन की रक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए ही किया है। अब आइए इस समझौते के आधार पर हाब्स के संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में या उसके संप्रभुता के स्वरूप को जान लेते हैं। हाब्स के सिद्धांत का सबसे पहला और महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये था कि हाब्स राज्य को बहुत अधिक या असीमित संप्रभुता देता है और उसके अनुसार व्यक्तियों के लिए सभी परिस्थितियों में राज्य के आदेशों का पालन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो संप्रभु शासक है उसकी शक्ति असीमित है। वो किसी भी लौकिक उत्तरदायित्व या लौकिक सीमाओं से बाध्य नहीं है। उस पर संविधान, प्राकृतिक विधि या ईश्वरीय इच्छा का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। और संप्रभु को किसी भी प्रकार का कार्य करने से रोकने वाली एकमात्र शक्ति उसका अपना विवेक है। संप्रभु स्वयं अपने विवेक से पथ प्रदर्शन करता है और किसी भी व्यक्ति को ये बताने का अधिकार नहीं होता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हाब्स के संप्रभुता सिद्धांत में आप देखिए कि हाब्स का संप्रभुता सिद्धांत उसके सामाजिक समझौते का परिणाम है। संप्रभु सर्वोच्च सत्ता संपन्न और निरंकुश है। संप्रभु का आदेश कानून है, उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। संप्रभु को लोगों के जीवन को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार है और इस संदर्भ में जनता को संप्रभु का विरोध करने का अधिकार नहीं है। हाब्स प्रजा को संप्रभु की आज्ञा की अवहेलना कुछ विशेष स्थिति में देता है। उसका कहना है कि यदि संप्रभु व्यक्ति को अपने आप को मारने, अंग भंग करने या आक्रमणकारी का विरोध न करने, वायु, औषध या जीवनदाता या अन्य किसी वस्तु का प्रयोग न करने की आज्ञा देता हो, ऐसी दशा में व्यक्ति जो है ये राजाज्ञा की अवहेलना कर सकता है, क्योंकि प्रजाजन सुरक्षा के लिए ही शासन के अधीन होते हैं और यदि शासक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो उसका प्रतिरोध आवश्यक हो जाता है। क्यों? आप जान लीजिए कि संप्रभु की शक्तियों का प्रतिपादन करने के लिए उसने संप्रभु के कर्तव्य और उत्तरदायित्व का उल्लेख किया है। तो उसका कहना है कि संप्रभु का जो उद्देश्य है या उसका कर्तव्य है बाह्य और आंतरिक आक्रमणों से व्यक्ति की रक्षा करना और शांति सुरक्षा बनाए रखना। लेकिन जब शासक प्रजा के प्रति इस कर्तव्य का पालन नहीं करता तो प्रजा राजा की अवहेलना कर सकती है। और अवहेलना किस आधार पर? केवल एकमात्र आधार है, वो आत्मरक्षा, या अगर संप्रभु व्यक्ति के जीवन की रक्षा नहीं कर सकता है तो केवल यही आधार है जो कि
व्यक्ति संप्रभु के आदेश का या आज्ञा की अवहेलना कर सकता है, क्योंकि राजा की आज्ञा का पालन का एकमात्र उद्देश्य आत्मरक्षा है। तो अगर आप देखें तो हाब्स की विचारधारा में राज्य की स्थापना का एकमात्र कारण क्या है? आत्मरक्षा या व्यक्ति की सुरक्षा। व्यक्ति की सुरक्षा इसके जो संप्रभुता सिद्धांत है उसका भी कारण है, क्योंकि राज्य मनुष्य के आंतरिक सामाजिक स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं है, वो स्वाभाविक विकास का परिणाम भी नहीं है। ये विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा स्थापित एक साधन है, और वो जो उद्देश्य है वो क्या है? वो व्यक्ति के जीवन की रक्षा या व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा। हाब्स के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं कौन सी हैं? तो हाब्स के संप्रभुता सिद्धांत में उसकी संप्रभुता सर्वोच्च है, ये निरंकुश है, इसको किसी को दिया नहीं जा सकता है, ये अविभाज्य है, असीमित है, अनुत्तरदायी है, यानी इस पर किसी का जो है कोई बंधन नहीं है, न तो ये किसी के प्रति जवाबदेह है, और संप्रभुता विधि का स्रोत है, और ये अदंडनीय है, यानी इसको कोई दंड नहीं दे सकता है। अब आइए हाब्स के शासन और कानून संबंधी विचारों को जान लेते हैं। हाब्स का जो शासन संबंधी विचार है उसकी संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित है। संप्रभुता कितने व्यक्तियों के हाथ में निहित है, इस आधार पर हाब्स ने शासन तंत्र के 3 भेद बताए हैं, 3 रूप। एक व्यक्ति में निहित हो तो राजतंत्र या मोनार्की, कुछ व्यक्तियों में निहित हो तो कुलीन तंत्र, और बहुत सारे व्यक्तियों में निहित हो तो वो लोकतंत्र होता है। यानी राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र, वो लोक कल्याण और सार्वजनिक दृष्टि से कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र को ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसका कहना है कि लोकतंत्र और कुलीन तंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं ये इनका मुख्य लक्ष्य शांति व्यवस्था की रक्षा नहीं हो सकता, क्योंकि कुलीन तंत्र में शासक वर्ग के व्यक्तियों में निरंतर संघर्ष रहता है, और प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए निरंतर संघर्ष करता है। तो ऐसी दशा में राजतंत्र या राजतंत्रात्मक व्यवस्था श्रेष्ठ है, क्योंकि राजतंत्र में संप्रभुता के लिए संघर्ष होने का कोई प्रश्न नहीं है। समस्त संप्रभुता या जो संप्रभुता है वो राजा में निहित है, और हाब्स ये मानता है कि मानव होने के नाते अन्य मनुष्यों की भांति राजा भी स्वार्थी होगा, लेकिन उसका विचार है कि एक व्यक्ति की स्वार्थपरकता अनेक व्यक्तियों की स्वार्थपरकता की तुलना में कम हानिकारक होगी। तो हाब्स ने इन तीनों रूपों में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र में राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि ये अधिक अस्थायी, समृद्धि लाने वाली और विभिन्न संघर्षों को कम करने वाली है। अब आइए हाब्स के कानून संबंधी विचारों को देख लेते हैं। हाब्स वैधानिक संप्रभुता यानी लीगल सॉवरेनिटी के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, और हाब्स का कहना है संप्रभु का आदेश ही कानून है। संप्रभु का आदेश ही कानून है, ये हाब्स का मानना है, और प्रजा के लिए कानून वे नियम हैं जिनके अनुसार प्रजा को उचित और अनुचित का मार्ग बताया जाता है। तो संप्रभु कानून का निर्माता होते हुए भी स्वयं के संबंध में उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। हाब्स कहता है कानून को परिभाषित करता है कि वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, यानी लेवियाथन। वो जो संप्रभु है, हाब्स के विचारों में जो संप्रभु है या निरंकुश संप्रभु है, ये कानून संप्रभु का आदेश है, और उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। तो हाब्स किसी भी तरह के प्राकृतिक कानून, रीति रिवाज, दैविक कानून को विधिसम्मत कानून के रूप में स्वीकार नहीं करता है, और उसका मानना है कि इनकी मान्यता संप्रभुता के समर्थन पर निर्भर है। संप्रभुता के समर्थन के बिना इनका कोई महत्व नहीं है। तो कानून विवेक की कृत्रिम पूर्णता होती है, हाब्स के विचार के संबंध में कहा गया है, और ये है कि कानून के औचित्य का निर्णय संप्रभु की इच्छा में निहित है और उसमें विवेक के द्वारा ही किया जा सकता है। तो कानून का सार उसमें निहित शक्ति है, और शक्ति के बिना कानून अर्थहीन विडंबना मात्र है। तो ये हाब्स का कानून संबंधी विचार है।
हाब्स के चिंतन में निरंकुशतावादी तत्व। तो आप जानते हैं कि हाब्स ने निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। हाब्स का राज्य केवल शक्ति पर आधारित है। हाब्स का संप्रभु एक ही साथ विधि निर्माता, कार्यपालक और न्यायाधीश सभी है। सामाजिक समझौते के दौरान व्यक्ति अपने सभी अधिकार संप्रभु को सौंप देता है। इसके बदले में सिर्फ उसे आत्म सुरक्षा का अधिकार मिलता है और हाब्स के संप्रभु पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। और हाब्स ने तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर ही इस निरंकुशतावादी संप्रभु का या निरंकुशतावादी संप्रभुता का समर्थन किया है। लेकिन संप्रभुतावादी या निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करने के बावजूद हाब्स के चिंतन में व्यक्तिवाद या व्यक्तिवादी तत्व हैं। एक और हाब्स निरंकुशतावादी, निरंकुश, असीमित निरंकुशता और संप्रभुता का प्रतिपादन करता है। दूसरी तरफ उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के भी स्पष्ट रूप से तत्व निहित हैं और ये बात असंगत पूर्ण लगते हुए भी ये सही है। हाब्स ने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है। उसके अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति की सुरक्षा है और व्यक्ति की संप्रभुता आज्ञा का उल्लंघन, व्यक्ति संप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन तभी कर सकता है जब वह जीवन की या व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करने में समर्थ न हो। व्यक्तिवाद क्या है? तो व्यक्तिवाद में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। जितने भी संघ, समुदाय, संस्थाएं या राज्य होते हैं वे व्यक्तियों द्वारा निर्मित हैं। व्यक्ति उनकी इकाई है और ये सब अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हाब्स ने जो मानव संबंधी या हाब्स के विचारधारा में जो व्यक्तिवाद के तत्व हैं उसमें ये माना जाता है कि जो व्यक्ति है वो आत्म केंद्रित प्राणी होता है, वो सामाजिक प्राणी नहीं है। और हाब्स के मानव स्वभाव में व्यक्तिवादी विचारधारा के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तत्व हैं। और राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है और व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का आधार है। तो इन सभी कारणों से आप देख सकते हैं कि हाब्स के चिंतन में व्यक्तिवाद के तत्व पाए जाते हैं। अब इन विचारों के बाद आइए कुछ महत्वपूर्ण कथनों को जान लेते हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहला है, एक विचारक हैं सेबाइन। इनके अनुसार अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी राजनीतिक, दार्शनिक या लेखकों को जन्म दिया है उन सभी में कदाचित हाब्स महानतम है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है हाब्स के बारे में जो अंग्रेजी भाषा भाषियों ने, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है हाब्स कदाचित उन सब में महानतम है। हाब्स कहता है कि इतिहास के पाठ अधिकांशतः मूल्यहीन हैं। कॉमनवेल्थ की रचना के लिए विशिष्ट नियमों और सिद्धांतों का पता लगाना आवश्यक है और जिनकी वैज्ञानिक अथवा शाश्वत वैधता हो उसके लिए इतिहास में अधिक अच्छा मार्गदर्शक सिद्धांत विवेक का है। सेबाइन कहता है कि हाब्स पूर्णतः भौतिकवादी था और उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल काल्पनिक वस्तु मात्र थी। और हाब्स के अनुसार अच्छाई या बुराई का विचार भी हमारी गति की दिशा से निश्चित होता है। जिन वस्तुओं से वो आकर्षित होता है उन्हें अच्छी कहता है, जिन्हें वो नापसंद करता है उन्हें बुरी कहता है। अच्छाई या बुराई वस्तुओं में नहीं बल्कि मानव स्वभाव में है। हाब्स का एक और विचार है कि मनुष्य प्रतिस्पर्धा के चलते लाभ के लिए, अविश्वास के चलते रक्षा के लिए और वैभव या यश प्राप्ति के चलते प्रसिद्धि के लिए आपस में संघर्ष करते हैं और ये संघर्ष अनवरत जारी होता है। एक और कथन है, हाब्स कहता है प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा के लिए आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता। ये प्राकृतिक अधिकार है। इसके अलावा हाब्स सामाजिक समझौते से उत्पन्न राज्य के विषय में कहता है कि उस महान दैत्य अथवा लेवियाथन, उस मर्त्य प्रभु का इसी प्रकार से जन्म होता है। यह वही मर्त्य प्रभु है जिसकी कृपा पर अमर ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति और सुरक्षा निर्भर करती है। देखिए, हाब्स का एक महत्वपूर्ण कथन है, व्यक्ति की रक्षा के लिए बिना तलवार के अनुबंध या संविदा केवल शक्तिहीन शब्द हैं। बिना तलवार के संविदा कोरे शब्द हैं, ये हाब्स का कथन है।
और सेबाइन के अनुसार हाब्स ने संप्रभुता को उन समस्त अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जिन्हें बोंदा ने आवश्यक रूप से बनाए रखा था। बोंदा के संप्रभुता पर कुछ जो है बंधन थे, लेकिन हाब्स ने संप्रभुता को उन सब से मुक्त करके उसे पूरी तरह से निरंकुश और असीमित बना दिया। एक विचारक है मैक्सी, उनका कहना है निरंकुशतावादी होते हुए भी हाब्स आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है। सेबाइन के अनुसार हाब्स ने एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने विचारों का प्रारंभ में प्रतिपादन किया, लेकिन उसके विचारों का अंत निरंकुशतावाद में होता है। सेबाइन के अनुसार दोस्तों बोंदा ने संप्रभुता पर जो असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की थीं, हाब्स ने उसे उनसे बिल्कुल मुक्त कर दिया है। ये सेबाइन का कथन है। एक विचारक हैं वाहन कहते हैं हाब्स वह दार्शनिक है जिसने संपूर्ण रूप से निरंकुश संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया है। मैक्सी के अनुसार हाब्स का लेवायथन केवल संप्रभुता के सिद्धांत का और राज्य के एक साधन के रूप में मानने का ही ग्रंथ नहीं, वह व्यक्तिवाद का भी प्रबल समर्थक ग्रंथ है। इसी तरह डनिंग के अनुसार हाब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वो सभी व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता पर उतना ही बल देता है जितना कि मिल्टन या अन्य किसी क्रांतिकारी विचारक ने दिया था। हाब्स का एक कथन है कि मनुष्य में 3 कारणों से संघर्ष चलता है: प्रतिद्वंदिता, धन और यश कमाने और उसे बढ़ाने की इच्छा। सेबाइन के अनुसार हाब्स का उद्देश्य इतिहास निर्मित करना नहीं था बल्कि अपने विचारों का विश्लेषण करना था। और हाब्स का एक महत्वपूर्ण कथन है कि दूसरों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा उनसे अपने लिए चाहते हो। इबेनस्टीन के अनुसार हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच हुआ है, संप्रभु समझौते का भाग नहीं है, वो उसकी उत्पत्ति है। देखिए अगला है हाब्स के अनुसार प्रजाजन सुरक्षा के लिए ही शासन के अधीन होते हैं। यदि शासक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है तो उसका प्रतिरोध आवश्यक हो जाता है। हार्मोन के अनुसार हाब्स का संप्रभु बोधा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है, क्योंकि सेबाइन कहता है कि जो बोधा ने उन पर संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाए हैं उससे हाब्स ने उसे पूरी तरह मुक्त कर दिया है। सेबाइन के अनुसार संप्रभु की निरंकुश सत्ता का सिद्धांत जिसके साथ सामान्यतः हाब्स का नाम जोड़ा जाता है वास्तव में उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक था। एक देखिए परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक विचारक हैं क्लेरेंडन, इन्होंने हाब्स की पुस्तक लेवायथन की आलोचना में कहा और हाब्स की पुस्तक जला दी जानी चाहिए। मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह इतनी अधिक मात्रा में भरा हुआ है। एक विचारक हैं ब्रेमहिल, इन्होंने हाब्स के लेवायथन की आलोचना में कहा, ये ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। इसने जितनी गड़बड़ी पैदा की है उतनी वनस्पतियों के बगीचे में सूअर भी पैदा नहीं कर सकता है। वाहन ने लेवायथन की आलोचना में कहा, जहाँ तक राजनीतिक चिंतन के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवायथन एक प्रभावहीन और निष्फल ग्रंथ है और उसे ऐसा रहना ही चाहिए। इसकी काल्पनिक वर्ण संकरता इसके स्वरूप का प्रचार करने में असमर्थ थी। तो वाहन और क्लेरेंडन ये हाब्स के लेवायथन के विरुद्ध थे। वाहन ने हाब्स के मानव स्वभाव की असंगति को रेखांकित करते हुए कहा, जिस तरह एक हब्सी अपना रंग नहीं बदल सकता उसी तरह हाब्स द्वारा वर्णित रक्त पिपासु व्यक्ति शांतिप्रिय प्रजाजन का रूप धारण नहीं कर सकता है। इसके अलावा गूच एक विचारक हैं, वो कहते हैं लेवायथन केवल अतिमानवीय आकार का पुलिसमैन है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं है। वाहन के अनुसार हाब्स पहला लेखक था जिसने संप्रभुता के विचार के पूर्ण महत्व को समझा, उसके स्वरूप, मर्यादाओं आदि के सूक्ष्म विवेचना कर उसकी विशद व्याख्या की थी। और मैक्सी के अनुसार हाब्स अंग्रेज जाति के महान विचारकों में से एक था। उसका प्रभाव राजदर्शन पर तब तक रहेगा जब तक कि लोग राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। और C.L. बेपर के अनुसार हाब्स एक ऐसी खान है जिसमें दर्शन रूपी मूल्यवान धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो ये था हाब्स और हाब्स के प्रमुख विचार और हाब्स पर विभिन्न विचारकों के प्रमुख कथन। अब आइए परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ स्मरणीय तथ्यों को कवर कर लेते हैं।
हाब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को संयुक्त किया है। हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता है। हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता है, ये कथन स्पिनोजा का है। हाब्स के सामाजिक समझौता में लोगों ने लेवायथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार केवल और केवल आत्मरक्षा या सेल्फ कंजर्वेशन के लिए देता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। हाब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है और हाब्स का कथन है कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। और देखिए, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत या मानव निर्मित संस्था है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति के पहले मनुष्य कहाँ प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत भी सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक भाग है और वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार है, ये हाब्स का कथन है। और देखिए, अंततः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, ये हाब्स का कथन है। हाब्स ने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत को जोड़ा है। याद रखिएगा, हाब्स ने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा है। निरंकुश संप्रभुता में कौन विचारक विश्वास करता था? तो ये हाब्स था। और हाब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु समझौते का भाग था या उसके ऊपर था? तो निरंकुश हाब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु समझौते का भाग नहीं था, बल्कि वो समझौते से ऊपर था। एक और महत्वपूर्ण कथन है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, ये हाब्स का कथन है। और तलवार के बिना प्रसंविदा शब्द मात्र है, ये हाब्स का कथन है। और लास्ट है कि थॉमस हाब्स ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और भय को। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक और विचारक हाब्स के जीवन दर्शन, उसकी कृतियों और सभी राजनीतिक चिंतनों या सभी राजनीतिक विचारों के संबंध में जाना। साथ ही इसमें हमने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन और प्रश्नों को भी कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।